हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैपेसिटर्स के। सारे क्वेश्चंस करूंगा, एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे एंड हम सारे सॉल्व करेंगे। ओरल वाले ओरली एक्सप्लेन करूंगा और जो मैथमेटिकल या फिर जो कॉन्सेप्चुअल लिखने वाले होंगे वो लिख के एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फिजिकल क्वांटिटी। ये टॉपिक नंबर 2.34 है असाइनमेंट बुकलेट का। कॉन्सेप्चुअल्स में फर्स्ट कह रहा है राइट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, आप देखो सोचोगे कैसे। कूलम किसके यूनिट होते हैं? कूलम यूनिट होते हैं चार्ज के। चार्ज अपॉन वोल्टेज, क्या फॉर्मूला होता है चार्ज और वोल्टेज को गवर्न करने वाला? Q इज इक्वल टू CV। सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? Q बाई V। चार्ज अपॉन वोल्टेज क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो कूलम पर वोल्ट किसके यूनिट्स होंगे? कैपेसिटेंस के। Is it a scalar or a vector? Capacitance जो है it is a scalar quantity, does not have any direction. Second question, when the dielectric is inserted between the plates of the capacitor, how does the capacitance change? Capacitance increase हो जाती है। Relation क्या था? Cm by C naught is dielectric constant. तो Cm कितना हो जाएगा? Dielectric constant times C naught. So capacitance Cm कितना हो जाएगा? K टाइम्स सी नॉट। तो K टाइम्स हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस। आ जाते हैं थर्ड पे। व्हाट पुट्स द लिमिट ऑफ पोटेंशियल दैट कैन बी रीच्ड इन वैन डे ग्राफ जनरेटर। भाड़ में जाए जनरेटर। एक सिंपल बात, किसी भी बॉडी पे क्या लिमिट होती है कि हम किस लिमिट तक चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? उस बॉडी के वोल्टेज पे, या फिर आप कह सकते हो सराउंडिंग एयर के ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे। सो वी कैन प्रोवाइड चार्ज टू एनी बॉडी, फॉर दैट मैटर कोई भी बॉडी हो, इस केस में वैन डे ग्राफ जनरेटर, up to a level where the voltage does not exceed the breakdown voltage of surrounding air या whatever medium it is in, या फिर dielectric strength। तो field produced by the Van de Graaff generator or for that matter any body must not exceed the dielectric strength of surrounding medium। ठीक, आ जाते हैं फोर्थ पे। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ चार्ज स्टोर्ड एंड टाइम टी इन कंडेंसर। मैथमेटिकली आगे करोगे, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो, मैथमेटिकली हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, तो चार्ज विद टाइम कैसा ग्राफ बनता है? जब तक धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, हर कैपेसिटर एक लिमिट तक चार्ज होगा, तो एक लिमिट पे पहुंचने के बाद उसका चार्ज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसको मैथमेटिकली आगे के चैप्टर्स में करेंगे भी। आ जाते हैं फिफ्थ पे। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस कैपेसिटेंस फॉर अ गिवन कांस्टेंट चार्ज। रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू CV। चार्ज कांस्टेंट आपको बोल दिया, चार्ज कांस्टेंट बोला, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो गया। अगर चार्ज कांस्टेंट है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है जी। आ जाते हैं सिक्स पे। Can we give as much charge to capacitor as we wish? No, it depends on the dielectric strength of the surrounding medium या फिर breakdown potential of the surrounding medium. Seventh, what will be the effect on the capacity of a parallel plate capacitor if area of the plate is tripled and the distance of separation between the plates becomes 1/3? Capacitance का फॉर्मूला होता है A epsilon naught by D। इसको मैंने C naught बोल दिया। अब इस क्वेश्चन में बोला एरिया is tripled and distance becomes 1/3. So new area is 3 times original area and new distance is original distance divided by 3. तो new capacitance कितनी हो गई? 3A times epsilon naught upon D by 3, मतलब 9 times A epsilon naught by D. So C dash हुआ 9 times C naught, तो capacitance becomes 9 times। आ जाते हैं नाइन्थ पे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ हैविंग द रेडियस 6400 किलोमीटर्स? कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ अर्थ आप कैसे निकालोगे? अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और रेडियस ऑफ अर्थ 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 इंटू 10 टू पावर 3। ये सॉल्व करके आता है 711 माइक्रो फैरेड।
ये हो गया बेटा एसआई यूनिट्स में। अब सीजीएस यूनिट में इसकी कन्वर्जन क्या होती है? वंस इसका सीजीएस यूनिट है स्टैट फैरेड। 1 स्टैट फैरेड is 1.1126 पिकोफैरेड। 1 स्टैट फैरेड होता है 1.1126 पिकोफैरेड। सो अब आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो। अब आप इस कन्वर्जन से इसमें निकाल सकते हो, मतलब ये हो गया 1.1126 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। सो 1 फैरेड आपका कितना हुआ? 1 फैरेड हुआ 1/1.1126 इंटू 10 टू द पावर -12 स्टैट फैरेड। सब्सटीट्यूट कर दो, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 711 माइक्रो का मतलब 10 टू पावर -6। 1/1.1126 इंटू 10 टू द पावर -12 आंसर आ गया स्टैट फैरेड में। ठीक है जी, इसका आंसर नोट्स में मिसप्रिंटिंग है, गलत है, वो 6.4 इंटू 10 टू पावर 8 लिखा है। अप्रोक्सीमेट वही आएगा बट एग्जैक्ट इससे आ जाएगा। ठीक है जी, एक जगह और मिसप्रिंटिंग है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये लॉजिक समझ में आ गया? सो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखनी है। 1 स्टैट फैरेड होता है 1.1126 पिको फैरेड या फिर 1.1126 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको बोला कैन अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर होल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ये हमने क्लास में भी किया हुआ है। इसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप निकालो, कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ/R²। K इज 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1 कूलम, R इज 10 टू पावर -2, उसका स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 13 वोल्ट पर मीटर, विच इज मच मच ग्रेटर देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, उससे बहुत ज्यादा है। Therefore, it won't be able to hold a charge of 1 कूलम। चार्ज क्या होगा? सराउंडिंग्स में लीक कर जाएगा। आप ब्रेकडाउन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, वो भी बहुत हाई आएगा, वो आएगा करीब 9 इंटू 10 टू पावर 11 वोल्ट्स के आसपास, विच इज मच हायर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सराउंडिंग एयर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग ह्यूमिड डेज। ह्यूमिड डेज में क्या होता है? ह्यूमिड डेज जब होते हैं तो वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है। वाटर कंटेंट होने से ह्यूमिड एयर जो है वो कंडक्टिव होती है, स्लाइटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होती है। तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो चार्ज का लीक होने का खतरा हो जाता है, या फिर आप कह दो कि जो आसपास की जो ह्यूमिड एयर है उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम हो जाता है, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट उसमें परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि चार्ज क्या हो जाएगा? जितना भी चार्ज होगा वो सराउंडिंग्स में लीक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर गलत है नोट्स में। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर? सीजीएस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होता है, सीजीएस यूनिट होता है स्टैट फैरेड, और स्टैट फैरेड की कन्वर्जन मैंने आपको बता दी अभी थोड़ी देर पहले। 1 स्टैट फैरेड इज 1.1126 इंटू 10 टू पावर -12 फैरेड। ठीक है, ये कन्वर्जन है, इसमें नोट्स में आंसर में मिसप्रिंटिंग है। आ जाते हैं 12th पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर? ये याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये ज्यादा काम नहीं आएगा। इसको बोलते हैं AB फैरेड। AB फैरेड, इसकी कन्वर्जन क्या होती है? 1 फैरेड इज 10 टू पावर -9 AB फैरेड। ये ज्यादा काम नहीं आता, सिर्फ लर्निंग के लिए है। यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। In the figure shown below, X and Y represent parallel plate capacitors having same area of plates and same distance of separation between them. फिगर बना लेते हैं, ये X है, ये Y है, और यहां आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का मीडियम डाल दिया। What is the relationship between the energy stored? अब जब सीरीज होता है, सीरीज में क्या सेम रहता है? चार्ज सेम रहता है। सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम रहेगा तो आप क्या करोगे? एनर्जी के लिए ½ Q² यूज करोगे। सो एक्स की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स A∈0/d, और y की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? A∈0/d। एरिया और डिस्टेंस सेम है। CX/CY
आपके पास आ गया 6:1, रख लो संभाल के। चार्ज सेम रहेगा, सो एनर्जी का रेशो रिलेशन कौन सा यूज करोगे? सीरीज है, पैरेलल होता तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहती, सीरीज है तो क्या सेम रहेगा? चार्ज। एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन यूज करोगे हाफ Q² बाई CX डिवाइडेड बाई हाफ Q² बाई CY, हाफ हाफ कट गया, Q² कट गया, CY बाई CX, आंसर आ गया 1:6। सो एनर्जीज का एक्स और वाई में रेशियो कितना होगा? 1:6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Assuming that the capacitor is disconnected from the charging battery, explain how this is changed। अब आपके दो कॉन्सेप्ट्स थे। एक, अगर आप कैपेसिटर पे के अक्रॉस बैटरी को कनेक्टेड रहने देते हो, अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी को कनेक्टेड रहने देते हो तो क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज, क्योंकि सेम बैटरी है। कैपेसिटर के साथ कुछ भी पंगा लिया, चाहे आपने डिस्टेंस बढ़ाया, कम किया, मीडियम डाल दिया, कुछ भी किया, अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो क्या कांस्टेंट? वोल्टेज। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगी तो क्या कांस्टेंट? चार्ज। इस हिसाब से सारे रिलेशंस देखते हो, क्योंकि जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, V बाई डी भी होता है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हम कब यूज करेंगे? जब चार्ज कांस्टेंट होगा। V बाई डी कब यूज करेंगे? जब वोल्टेज कांस्टेंट होगी। सो डिपेंडिंग की कौन सा कंडीशन है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला चूज करना होगा। सो इस क्वेश्चन में आपने किया क्या? आपने मीडियम इंसर्ट कर दिया। जब आप मीडियम इंसर्ट करोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, तो कैपेसिटी तो हो जाएगी K टाइम्स C नॉट, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगी। सिंपल बात। सबसे पहला आपको इसमें क्या बोला? डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये दो कॉन्सेप्ट्स तो होंगे। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या फिर V बाई डी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में V बाई डी यूज नहीं करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या बना दिया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को क्या बना दिया? 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। So electric field becomes 1 by K times. Electric field becomes 1 by K times. ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? K टाइम्स, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी K टाइम्स हो रही है तो बिकम्स 1 बाई K टाइम्स। वोल्टेज हो जाएगी 1 बाई K टाइम्स। चौथा, एनर्जी स्टोर्ड। क्या रिलेशंस होते हैं? हाफ CV² भी होता है, हाफ Q² बाई C भी होता है। इसमें Q कांस्टेंट है तो हाफ Q² बाई C यूज करोगे। चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी K टाइम्स है तो एनर्जी बिकम्स 1 बाई K टाइम्स। गॉट इट? समझ में आया? सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। इस हिसाब से आप दिमाग लगाते हो। आगे और भी है ऐसे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पे तवज्जो दीजिए। कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज डाइलेक्ट्रिक इज चार्ज्ड बाय डीसी सोर्स टू पोटेंशियल V विदाउट डिस्कनेक्टिंग। अब विदाउट डिस्कनेक्टिंग हुआ तो क्या कांस्टेंट होगा? वोल्टेज। विदाउट डिस्कनेक्टिंग तो क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट है। तो अब एक्सप्रेशन इस हिसाब से चूज करोगे। आपने मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 का डाल दिया, सो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? 10 टाइम्स। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करोगे V बाई डी। वोल्टेज कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम, नो चेंज। सेकेंड पार्ट में कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस बिकम्स 10 टाइम्स। और तीसरा, चार्ज ऑन प्लेट्स एंड एनर्जी स्टोर्ड। चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV। V कांस्टेंट है, C 10 टाइम्स हो रहा है, चार्ज बिकम्स 10 टाइम्स। और एनर्जी के लिए आप क्या लगाओगे? हाफ CV²। C 10 टाइम्स हो रहा है तो एनर्जी बिकम्स 10 टाइम्स। V कांस्टेंट है। ठीक है। सो इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस पे दिमाग लगाते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16th कह रहा है
द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर्स ए एंड बी वर्सेस द इंक्रीज इन चार्ज स्टोर्ड इन देम। ओके, मैं ग्राफ बना लेता हूं पहले, फिर देखते हैं करना क्या है। एक है ए, एक है बी, ऊपर है वी, यहां है क्यू। ओके, एक ऐसे बना हुआ है पॉइंट, चार्ज इधर है। विच ऑफ द कैपेसिटर्स हैज हायर है यार, तो बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है, इसकी भी जरूरत नहीं है। कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल टू Q बाई V, मतलब चार्ज वर्सेस वोल्टेज ग्राफ का स्लोप। बट स्लोप क्या होता है? Y कोऑर्डिनेट अपॉन X कोऑर्डिनेट। स्लोप किसके साथ होता है? X के साथ। X कोऑर्डिनेट यहां पे कौन सा लूंगा मैं? वोल्टेज। तो स्लोप किसके साथ आपको देखना पड़ेगा? वोल्टेज के साथ। तो B का कैपेसिटेंस कम है, A का ज्यादा है। कैपेसिटेंस ऑफ A विल बी ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ B। इसमें स्लोप y एक्सिस के साथ क्यों देखा? क्योंकि Q x एक्सिस पे है, डिनोमिनेटर में dy बाई dx होता है और x के साथ स्लोप होता है, मतलब वोल्टेज वाली एक्सिस के साथ आपको स्लोप देखना होगा। दूसरा तरीका देखने का, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। सेम चार्ज पे वोल्टेज किसकी ज्यादा है? सेम चार्ज पे जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी उसकी कैपेसिटी कम होगी। तो B की वोल्टेज ज्यादा है तो B की कैपेसिटी कम होगी, B की कैपेसिटी कम होगी, A की कैपेसिटी ज्यादा होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो सेम चार्ज पे किसकी वोल्टेज ज्यादा है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो सेम वोल्टेज पे किसका चार्ज ज्यादा है। C इज इक्वल टू Q बाई V है, सेम वोल्टेज पे जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो A का चार्ज ज्यादा है सेम वोल्टेज पे, B का कम है, तो A की कैपेसिटी ज्यादा है, B की कैपेसिटी कम है। समझ में आया? तो तीन तरीके हैं इसको सोचने के। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। Three capacitors of equal capacitance when connected in series has a net capacity C1। तीनों कैपेसिटर को CCC मान लिया, सीरीज में कनेक्ट किया, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C is 1/C1। So 3/C is 1/C1, तो C1 कितना होगा? C/3। इसके बाद आपको बोला पैरेलल में कनेक्ट किया, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो C2 कितना होगा? C प्लस C प्लस C, वो गया 3C। आपको इनका रेशियो निकालना है, C1 अपॉन C2, वो गया C/3 डिवाइडेड बाई 3C, आंसर आ गया 1:9। इजी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट पुट्स द लिमिट? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। एयर की सराउंडिंग की वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, या फिर आप कह दो उस पर डिपेंड करेगा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम पे। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वैन डे ग्राफ जनरेटर? अराउंड 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है जो एनर्जी आप दे सकते हो। सो वोल्टेज जो है ये अराउंड 10 टू द पावर 6 वोल्ट के आसपास इसकी वोल्टेज, 10 टू पावर 7 वोल्ट के आसपास इसकी वोल्टेज आ सकती है। तो ये लर्न करने वाला पॉइंट है, वैसे भी वैन डे ग्राफ आपके कोर्स से हट चुका है, ये डायरेक्ट उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 20 पे। ये है काम का क्वेश्चन, दो मेथड से करूंगा। Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has magnitude half QE। पहले यहां रुक जाते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट जो दूसरे पे फोर्स लगाएगी आपको शो करना है वो हाफ Q इंटू E है, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है। अब force on one plate will be due to electric field produced due to other plate। टोटल फील्ड की वजह से फोर्स नहीं होगी, एक प्लेट ने कितनी फील्ड प्रोड्यूस की उसकी वजह से फोर्स होगी, और वो फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स होगी चार्ज इनटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हाफ Q इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फॉर्मूला हो गया हाफ Q इंटू E। एक तरीका। दूसरा तरीका वर्क डन के एक्सप्रेशन से। अब वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूं उसको, दो प्लेट्स हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक मानते हो? अब चेंज इन एनर्जी कितना होगा? चेंज इन एनर्जी कितना होगा? चेंज इन एनर्जी होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मानते हो? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जब आप आगे लेके गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। कितना वॉल्यूम बढ़ा? कितना वॉल्यूम बढ़ा? डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया। सो एनर्जी डेंसिटी क्या हो? एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एनर्जी आएगा। सो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। डीएक्स डीएक्स कट गया, फोर्स का एक्सप्रेशन आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एरिया। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ। इसको आप लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इंटू एरिया इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स इंटू ई। फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कट गया, हाफ क्यू इंटू ई। जैसे मर्जी सोच लो, बेटर तरीका ये सिंपल सा ऊपर वाला हो गया ना, बाकी चॉइस तुम्हारी है। लॉजिक समझ में आ गया? क्लियर? तो एक प्लेट है तो वो दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाएगी। एक प्लेट की फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे की भी कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल फील्ड कितनी हो जाती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ओवरऑल फील्ड ई है और आपको फोर्स जो निकालनी है वो एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लोगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट? ये था क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का है। आ जाते हैं 21 पे। 21 क्या कह रहा है? A network of 4 10 microfarad capacitors is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the equivalent capacitance of the network and charge on each capacitor. Okay, डायग्राम बना लेते हैं। ये दिया हुआ है सिस्टम, सारे कैपेसिटर्स हैं 10 माइक्रोफैरेड के। और यहां आपने वोल्टेज लगाई है 500 वोल्ट की। अब एक बात सुनो, ये तीनों सीरीज में इन पैरेलल विद दिस, तो तीनों सीरीज में ए बी सी डी नाम दे देते हैं, दिए हुए कैपेसिटेंस ऑफ ए बी सी डी सेक्शन 3 सीरीज में है, तो वो हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरेड। सो सी इफेक्टिव कितना हो गया? 10 प्लस 10/3, आंसर आ गया 40/3 माइक्रोफैरेड। ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई। उसके बाद बोला चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब चाहे आप इफेक्टिव से करो, एक और तरीका भी है, पहले इफेक्टिव से करके दिखाता हूं। टोटल चार्ज निकालो, सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, 40/3 इंटू 500, 20,000/3 माइक्रोकूलम। वो इधर पहुंचा। टोटल चार्ज 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, इधर Q मान लिया, इधर टोटल माइनस Q मान लिया। सो पैरेलल में वोल्टेज चार्ज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहती है। Q/C इज इक्वल टू Q माइनस Q बाय ऊपर वाली ब्रांच का C। 10 माइक्रो कट गया, 3 टाइम्स Q माइनस Q। सो 4Q इज इक्वल टू 3Q। तो स्मॉल q की वैल्यू हो गई 3/4 कैपिटल Q। 3 कट गया, कैपिटल Q की वैल्यू डालेंगे, 4 डालेंगे तो ये आ गया 5000 माइक्रोकूलम। सो इसके पास आ जाएगा 5000 माइक्रोकूलम। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग हुआ 20,000/3 माइनस 5000, ये आ गया 5000
बाई 3 माइक्रोकूलम, वो तीनों के पास आ गया। 5000 बाई 3 माइक्रोकूलम, इस पे भी उतना, इस पे भी उतना। दूसरा और बड़ा सिंपल तरीका, देखो स्ट्राइक करना ही चाहिए ये चीजें। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, यहां पे आपने इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस 500 वोल्ट लगाई, तो इस कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गई 500 वोल्ट, इन तीनों पे टोटल वोल्टेज आ गई 500, तो यानी इसका चार्ज कितना हो गया, CV 500 इंटू इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 10 माइक्रोफैरेड, सीधा आंसर आ गया। ऊपर वाली ब्रांच में टोटल कैपेसिटी कितनी है, 10/3, सो चार्ज हर एक पे कितना आ जाएगा, 10/3 माइक्रो इंटू 500 वोल्ट, तो ये आ गया 5000/3 माइक्रोकूलम, तीनों के पास सेम चार्ज आ जाएगा। गॉट इट? इस तरह से आपको इसको प्रोसीड करना है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बेटर ये रहेगा राइट साइड पे जो मैंने रेड से किया उससे करो, वो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है तो वोल्टेज से आप इजीली जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, A spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in position by insulating supports. कैपेसिटेंस आपको शो करनी है, ये मैंने एज अ डेरिवेशन भी क्लास में कराया हुआ है। सो दो कैपेसिटर्स हैं, मैंने A और B लिया था रेडियस, इसमें R1 और R2 लिया हुआ है। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। दो मेथड से कराया था, इंटीग्रेशन से भी कराया था और सिंपल डायरेक्ट भी कराया था। स्फेरिकल है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपके पास बाहर वाले पे चार्ज प्लस है, हमने जो लिया था अंदर वाले पे प्लस लिया था, बाहर इंड्यूस हुआ था माइनस। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, अंदर माइनस इंड्यूस हुआ ऑन द आउटर सरफेस, ये प्लस और माइनस है। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। सिंपल बात बेटा, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो। A का वोल्टेज अपने चार्ज की वजह से K माइनस Q बाय रेडियस, बाहर वाले चार्ज के अंदर वोल्टेज निकालते हो, पूरा रेडियस लेते हो, KQ बाय R। सो KQ कॉमन, 1/R2 माइनस 1/R1, ये A का वोल्टेज हो गया। इसी तरह B का वोल्टेज कितना हुआ, B का वोल्टेज हुआ अपने चार्ज की वजह से KQ बाय R2, और अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वोल्टेज निकालना है तो K माइनस Q बाय R2, डिस्टेंस बाहर वाले का लेंगे, ओवरऑल वोल्टेज कितनी हो गई, 0। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वोल्टेज का डिफरेंस VA माइनस VB, वो आ गया KQ 1/R2 माइनस 1/R1। बेटे मैंने R1 R2 उल्टे ले लिए जो क्वेश्चन में दिए हैं, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता, हर जगह वेरिएबल बदलना पड़ेगा। ये R2 है, 1 को 2, 2 को 1 कर दो, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लेना होता है। R1 माइनस R2 1/R1 माइनस 1/R2, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया चार्ज की टर्म्स में, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? सो ये आपके पास है इसका क्वेश्चन। अब कैपेसिटेंस के बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 23 कह रहा है, अच्छा एक चीज और, ये 22 वाले में एक छोटा सा कंसेप्ट और, इसमें एप का जो पोटेंशियल है वो ओवरऑल देखो नेगेटिव पोटेंशियल आया, क्योंकि R1 जो है वो बड़ा है तो 1/R1 छोटा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको वैल्यू लेनी होती है सिर्फ, तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल लिया करो, VB माइनस VA, तो ये आ जाएगा KQ 1/R2 माइनस 1/R1। सो KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अब आप कैपेसिटेंस निकालो, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं 23rd पे। 23rd क्या कह रहा है, 3 सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ स्विच S एंड 2 कैपेसिटर्स आर इनिशियली चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। ओके, मैं डायग्राम बनाता हूं पहला। 3 सर्किट्स है, ये स्विच है, एक सर्किट ये, इसका चार्ज है 6Q, कैपेसिटेंस है 2C, इसका चार्ज है, कैपेसिटी है C, चार्ज है 3Q।
दूसरा सर्किट 6QC C3Q स्विच कनेक्टेड। तीसरा सर्किट 6Q 3C स्विच 3QC, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या बोला, आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड इन विच सर्किट द चार्ज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो कहां से कहां चार्ज फ्लो करेगा वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो इसका पोटेंशियल निकालो, V इक्वल टू Q बाई C, ये हो गया 3Q बाई C, इसका हो गया 3Q बाई C। तो जब आप स्विच को क्लोज करोगे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ओवरऑल दोनों सेम वोल्टेज पे ही हैं। सेकेंड वाले में 6Q बाई C, इधर हुआ 3Q बाई C, तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरे वाले में इसका हुआ 6Q बाई 3C, मतलब 2Q बाई C, इसका हुआ 3Q बाई C, ये फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, इन विच सर्किट विल द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर विल इंक्रीज। लेफ्ट हैंड कैपेसिटर में इंक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा फर्स्ट वाले में, ना सॉरी फर्स्ट इंक्रीज होगा थर्ड वाले में, डिक्रीज होगा सेकेंड वाले में, और थर्ड वाले में सेम रहेगा। आई समझ बात, क्लियर? तो वोल्टेजेस निकालो, वोल्टेज निकालने के बाद आप सॉल्व करो, तब आएगा आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। आपको कह रहा है टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2 आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय K Q1 Q2 by R square? No, वो कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, इट इज नॉट वैलिड फॉर बिग चार्जेस। तो ये बिग चार्जेस हैं तो कूलम्स लॉ इसमें वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इज द कूलम्स लॉ, if Coulomb's law involved 1 by R cube dependence instead of 1 by R square, would Gauss law be still hold true? No, Gauss law hold नहीं करेगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि Gauss law जब आप फ्लक्स निकालोगे तो वो R पे डिपेंडेंट आ जाएगा, Q by एप्सिलॉन नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज नहीं आएगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R नहीं आएगा, तो आपके पास Q by एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, तो Gauss law नहीं लग सकता। नेक्स्ट, अगले में थर्ड पार्ट, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रैवल अलोंग द फील्ड लाइन? पहले भी किया हुआ है, नो इट विल नॉट। अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन जाएगा, इनिशियली वो रेस्ट पे होना चाहिए। अगर फील्ड लाइन कर्व हुई, कर्व होने का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे उसमें जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगी डायरेक्शन में। अब अगर वो डायरेक्शन में चेंज होगी तो वो रिजल्टेंट के अलोंग जाएगा, अलोंग द फील्ड लाइन पास मूव नहीं करेगा। फोर्थ, what will be the work done by the field of the nucleus in a complete circular orbit of electron? Zero. Closed path में work done zero होता है, elliptical हो तब भी रहेगा zero, क्योंकि closed loop तब भी फॉर्म होगा। तो closed loop में total work done हमेशा क्या होगा? शून्य, यानी zero। आ जाते हैं E पार्ट में। We know that electric field is discontinuous across the surface of a charged conductor. Is electrostatic potential also discontinuous? देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में जीरो होती है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। एफ, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर? सिंगल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को आप क्या बोल सकते हो? सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आप बेसिकली बोल सकते हो कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है विदाउट द ब्रेकडाउन पोटेंशियल, विदाउट एक्सीडिंग द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। और नहीं, क्वेश्चन में बोला व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर? सिंगल कंडक्टर, ओके, एक ही कंडक्टर है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि वो कंडक्टर दूसरा जो प्लेट होगा वो उसमें नहीं है, क्योंकि हमेशा दो प्लेट्स होती हैं, तब वो कैपेसिटर का काम करता है। तो कंडक्टर कैपेसिटर के कैसे आप बोल सकते हो कि कंडक्टर है, उसके पास एक प्लेट तो है, अगर एक सिंपल प्लेट है तो एक प्लेट तो है, तो दूसरे प्लेट को आप कहां कंसिडर कर सकते हो?
इंफिनिटी पे, तो वो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा विद वन प्लेट एज अ कंडक्टर एंड द अदर प्लेट एज इंफिनिटी। तो दोनों आंसर्स लिखना, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि वो किस रिस्पेक्ट में पूछना चाहता है। गेस द पॉसिबल रीजन व्हाई द वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से माइका। वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसकी डायपोल मोमेंट होती है, तो उसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के हैं डायरेक्ट। 25 कह रहा है द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 400 किलोवोल्ट with respect to the surface of earth, corresponding to an electric field that decreases with altitude. Near the surface of the earth the field is around about 100 volt per meter. Then why then we do not get electric shock as we step out? जब बाहर जाते हैं तो शॉक क्यों नहीं लगता? उसका सिंपल रीजन ये है कि जब हम बाहर गए तो ग्राउंड के पास है, तो आसपास जो वोल्टेज है भले ही वो ज्यादा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में नहीं है। वोल्टेज लगभग हर पॉइंट पे क्या रहेगी? कांस्टेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक डेवलप नहीं होता तब तक करंट नहीं लगेगा। सो और स्टेटमेंट जो नोट्स में लिखी हुई है, अवर बॉडी एंड द ग्राउंड आर एट सेम पोटेंशियल as we step out into the open, the original equipotential surface of open air change, keeping our head and the ground at the same potential. So whenever there's no potential difference, there has to be no current. B part, a man fixes outside one evening a 2-meter high insulating slab carrying on it a large aluminium sheet of one area 1 meter square. Will he get an electric shock if he touches the metal sheet नेक्स्ट मॉर्निंग? यस, क्योंकि वो इंसुलेटेड शीट है तो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज हो जाएगी, तो अगर सुबह वो उंगली करेगा, टच करेगा, तो उसको करंट लगेगा। सो इसका सोल्यूशन में क्या लिखा है? यस, इट इज बिकॉज द एल्यूमिनियम शीट गेट्स चार्ज ड्यू टू डिस्चार्जिंग करंट एंड रेजेस द एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द शीट एंड द ग्राउंड। सी पार्ट, द डिस्चार्जिंग करंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज नोन टू बी 1800 ampere on the average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and become electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? अब atmosphere जो है वो continuously discharge होता है, ठीक है, वो discharge हो रहा है, but lightning है, thunderstorms है, ये सब क्या करते हैं? उसको काउंटर बैलेंस कर देते हैं, उसको they'll keep on charging the atmosphere. सो दोनों का एक बैलेंस बन जाता है कि चार्जिंग भी हो रही है और साथ साथ डिस्चार्जिंग भी हो रही है, तो ओवरऑल वो हमेशा क्या रहता है? चार्ज्ड रहता है। तो नोट्स में क्या लिखा है? द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ गेट कंटिन्यूअसली चार्ज ड्यू टू लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, बट साइमल्टेनियसली इट इज डिस्चार्ज थ्रू नॉर्मल वेदर जोन्स. दिस कीप्स द सिस्टम बैलेंस्ड. Last, what are the forms of energy into which electrical energy of atmosphere is dissipated during the lightning? During the lightning क्या होता है? लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, इस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट होती है. क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. ये करने वाला है. 26 कह रहा है a capacitor is made of flat plate of area है, second plate 1/3 structure. डायग्राम बना लेता हूं. ये ऐसे सिचुएशन दी हुई है. ये डिस्टेंस है d, ये भी d, ये भी d. एरिया a/3, a/3, a/3. अब ये तीन कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा. एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, इन पैरेलल. जो भी करंट आएगा वो प्लेट से आता है, सो तीनों में जाएगा इन पैरेलल. सो फर्स्ट सेक्शन की कैपेसिटी कितनी हो गई? a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई d. सेकेंड की कितनी हो गई? a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2d. थर्ड की कितनी हो गई? a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 3d. सो ओवरऑल कैपेसिटी कितनी होगी? तीनों का सम. ऐड करो, a एप्सिलॉन नॉट बाई d, 3d कॉमन, 1 + 1/2 + 1/3. सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. आ जाते हैं 27th पे. 27th कह रहा है a parallel plate capacitor is connected to a battery as shown. ठीक है. Consider the situations. पहले डायग्राम बना लेते हैं.
ये है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, की के साथ आपने कनेक्ट किया, सी उल्टी बैटरी बना दी मैंने, ऐसे दिया हुआ है, ये रहा की के। ओके, की के इज kept closed and the plates of the capacitor are moved apart using insulating handle. Key closed मतलब फर्स्ट केस में सर्किट रिमेन कनेक्टेड, सर्किट रिमेन कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, कैपेसिटी होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डिस्टेंस बढ़ाओगे कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी डिक्रीजेस। ओके, और सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, की ओपन कर दिया तो डिस्कनेक्टेड सर्किट है तो चार्ज कांस्टेंट है, कनेक्टेड रहता है तो क्या कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, डिस्कनेक्टेड है तो क्या कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है। और फिर से वही किया तो कैपेसिटी इसमें भी आपने डिक्रीज कर दी, कैपेसिटी का सेम। इन ए Q remains same but C changes, गलत। इन B V remains same but Q changes, गलत। इन A C option, in A V remains same and Q changes, बिल्कुल सही। और D option, in B Q remains same and V changes, बिल्कुल सही। तो C and D दो ऑप्शंस करेक्ट है। जिसमें कनेक्टेड रहेगा उसमें क्या कांस्टेंट, वोल्टेज, जिसमें डिस्कनेक्ट करके पंगे लिए उसमें क्या कांस्टेंट, चार्ज। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन फिगर इनिशियली की K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। एक बार डायग्राम बना लेते हैं, की बनानी रह गई। In the circuit shown in figure, initially K1 is closed and K2 is open. K1 is closed, K2 is open. ये वोल्टेज है E, तो यानी इस कैपेसिटर पे C1 पे वोल्टेज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज हो जाएगी अप्लाइड वोल्टेज, चार्ज हो जाएगा C1E, और दूसरे पे वोल्टेज है 0, चार्ज भी 0 पहले। ठीक है, ठीक है जी। आगे क्या बोला, टेक Q1 डैश Q2 डैश चार्ज ऑन Q1 C1 एंड C2 एंड V1 एंड E2 एज वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, व्हेन K1 इज ओपनड एंड K2 इज क्लोज्ड, ऑर्डर के साथ K1 जब आप ओपन कर दोगे, K2 क्लोज कर दोगे तो ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगी, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, पहले का कुछ चार्ज दूसरे के पास चला जाएगा ताकि वोल्टेज सेम हो जाए, पैरेलल में कनेक्टेड है। सो फर्स्ट पार्ट, चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड एज V1 इक्वल टू V2, बिल्कुल ठीक, बाद में दोनों की वोल्टेज इक्वल होगी तो दोनों कॉमन पोटेंशियल में आ जाएंगे, तो A पार्ट इज करेक्ट। B पार्ट, चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड Q1 डैश इज Q2 डैश, नहीं, फाइनल चार्ज सेम जरूरी नहीं है, कैपेसिटी सेम होती तब सेम होता, अभी नहीं होगा। चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 इज C1E, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1E, टोटल सेम रहेगा, बिल्कुल ठीक। बट V1 और V2 जो होगा, V1 और V2 होगा वो V2 0 है इनिशियली, तो वो V2 के बारे में कुछ फाइनल वोल्टेज है V2, तो फाइनल वोल्टेज V2 नहीं होगी, फाइनल वोल्टेज V होगी, तो फाइनल वोल्टेज V2 नहीं होगी, फाइनल वोल्टेज V1 और V2 दोनों का सेम रहेगा। तो ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि C1V प्लस C2V ये फाइनल चार्ज हो गया, इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज C1E, ये कंडीशन करेक्ट होगी। C1V प्लस C2V इज C1E, तो ये V की जगह V1 V2 दिए हुए हैं, अगर आप V1 V2 दोनों को V कंसिडर कर रहे हो तो ये इक्वेशन ठीक है, बट हो भी सकता है ना हो, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कैसे सोच रहे हो। अभी ये इक्वेशन ठीक है अगर आप V1 V2 दोनों को बराबर सोचते हो तो। D पार्ट, चार्ज ऑन C1 गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड एट Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C, ठीक है, ये Q1 डैश फाइनल चार्ज, Q2 डैश फाइनल चार्ज दूसरे पे, इनिशियल चार्ज Q, ये सही है, ठीक है। सो A और D पक्का सही है, C हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29।
A capacitor of capacitance C which is initially charged up to potential difference E. Capacitance E which is initially charged to potential difference E. देखो ये कैपेसिटेंस है C, इसको वोल्टेज E के साथ आपने चार्ज कर दिया. Is connected with a battery of EMF E/2 such that positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the positive plate of the capacitor. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया E/2 वोल्टेज की. ठीक है, अब E/2 वोल्टेज, अब E/2 हो गया तो वोल्टेज कम हो गई. जब वोल्टेज कम हो गई तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज हो जाएगा. इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज है CE. फाइनल चार्ज हो जाएगा CE/2. निकालने को क्या बोला? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी. चार्ज कितना फ्लो करेगा, मतलब लॉस इन चार्ज उसमें से कितना होगा, वो हो जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज. सो CE/2 माइनस CE, आंसर आ गया माइनस CE/2. उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रही बैटरी कैपेसिटर में, बैटरी में रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है. सेकेंड पार्ट, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी. वर्क डन क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. सो वर्क डन बाय बैटरी वो गया चार्ज इंटू वोल्टेज. वोल्टेज बैटरी की क्या है? E/2. चार्ज कितना पास किया बैटरी ने? माइनस CE/2 इंटू E/2. ये हुआ माइनस C/4 E². C/4 E². अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ CV². इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV². सो हाफ CE² कॉमन. 1/4 माइनस 1. सो माइनस 3/8 CE². सो आपके पास ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज. तो ये दो निकाले, वर्क डन भी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी निकल गया. ये क्यों निकाला पोटेंशियल एनर्जी में चेंज? क्योंकि अभी थर्ड पार्ट में आपको हीट डिसिपेटेड निकालना है. अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपको हीट डिसिपेटेड निकालना है. तो हीट डिसिपेटेड कैसे निकालोगे? जो बैटरी वर्क कर रही है, वर्क बाय बैटरी, बैटरी जो वर्क कर रही है वो दो काम करेगी. वो करेगी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्लस हीट. तो हीट प्रोड्यूस कितनी हुई? वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज. वर्क डन बाय बैटरी कितना है? माइनस C/4 E² माइनस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो प्लस हो गया 3/8 CE². CE² कॉमन लो. 3/8 माइनस 1/4 मतलब 2/8. तो आंसर आ गया CE²/8 जूल्स. ठीक है बेटा. सो ये आपके पास हो गया इसका थर्ड पार्ट. सो ये सारे थे कॉन्सेप्चुअल्स. अब आपको घर पे क्या करना है, एक बार सारे कॉन्सेप्चुअल्स रिपीट कीजिए. जो डाउट्स आते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पूछिए. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच.